हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सीखा कि आप रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज की क्लास पे उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और कौन कौन से अकाउंट जनरली बनाने को पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अवेलेबल है जिसमें बैलेंस शीट गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। जब आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब है कि वही 4 अकाउंट जो पूछे जा सकते हैं। वो 4 अकाउंट कौन से हैं? पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट और लास्ट होता है कैश अकाउंट। जनरली यही 4 अकाउंट आपसे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये चारों बनाने, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। ये मैंने बना दिया छोटा सा फॉर्मेट, रियलाइजेशन अकाउंट। हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसी में मैक्सिमम आइटम्स आते हैं। बाकी 3 अकाउंट मैं नीचे बना रहा हूं। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे आ गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके नीचे मैं बना दे रहा हूं कैश अकाउंट। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी बनाने हैं विथ प्रॉपर फॉर्मेट। अभी मैं पर्टिकुलर एंड अमाउंट का कॉलम नहीं बना रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। कभी भी जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हो और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हो तो हमेशा आप पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को भेजेंगे अपने अपने अकाउंट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड देखिए मशीन लिखा है, तो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया 2 मशीन, और जो भी वैल्यू है एज इट इज मैंने लिख दी 6 लाख। ऐसे ही मैंने लिख दिया 2 लैंड। जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं सब रियलाइजेशन में चली जाती हैं। 2 स्टॉक 5 लाख, 2 डेटर्स 3 लाख। अब ध्यान से देखिए, बोला है कैश। कैश का अगर अकाउंट हम लोग ने बनाया है तो वो कैश के अकाउंट में जाएगा, और अगर कैश का अकाउंट नहीं बनाया होता तो हम उसको रियलाइजेशन में भेज देते। इस क्वेश्चन में कैश का अकाउंट बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे, और ये ओपनिंग बैलेंस है तो मैं लिख दूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जितनी भी एसेट साइड है वो सारे टर्म्स कोई ना कोई एक ही अकाउंट में गए और सिर्फ डेबिट साइड में गए। तो याद रखना, एसेट्स के सारे टर्म कहीं भी जाए डेबिट साइड में जाते हैं और एक ही जगह जाएंगे। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल ए और बी का है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे है ए और ये है बी, यहाँ पे है ए और ये है बी। मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख ईच। इसके बाद लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी चीज है, पहले तो आप खुद सोचिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाना चाहिए। मैं आपको हिंट दे दूं, रियलाइजेशन में वही चीजें जाती हैं जो बेची जा सकें, जो सोल्ड हो सकें। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो एक कोई बैलेंस है, उसको हम रियलाइजेशन में कैसे भेज सकते हैं? वो बिक नहीं सकता है, तो ये कहाँ जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स को बिलोंग करता है। अब लाइबिलिटी साइड जितनी भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड जाती हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड चला जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्टनर्स के रेशियो में मुझे डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली मैं मान लेता हूँ 2 लाख ईच। फिर है एज लोन। अब ध्यान से देखो, ये एक पार्टनर का ही लोन है, तो पार्टनर्स लोन हम लोग ने बनाया है, ये उस अकाउंट में चला जाएगा। तो मैंने यहां पे भी लिख दिया बाय
ओपनिंग बैलेंस या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना भी है ए लोन, ए का लोन कितना है 2 लाख, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 लाख। अब आते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 7 लाख, तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में, बाय क्रेडिटर्स 7 लाख, और इसी तरीके से बाय बिल्स पेबल 3 लाख। ये सारी की सारी चीजें बैलेंस शीट की हम लोग ने उतार के रख दी। ध्यान से देखो तो एक तरीके से आपने पूरी बैलेंस शीट नोट डाउन कर दी है। अगर अब बैलेंस शीट को हटा भी दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं एडजस्टमेंट में। और एक चीज और मैं बता दूं, क्वेश्चन को कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो पहले पूरी बैलेंस शीट आप ऐसे ही नोट करेंगे, फिर नीचे एडजस्टमेंट्स में जाएंगे। अगर आप पहले ही एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा मेरा सजेशन है कि पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम को आप पोस्ट कर दें और कहीं ना कहीं कोई एक ही जगह जाएगा, फिर बैलेंस शीट जब पूरी हो जाए फिर एडजस्टमेंट को रीड करें। तो बैलेंस शीट हो गई, इसका पूरा काम हो गया, अब इसको भूल जाओ, बैलेंस शीट को मैंने कट कर दिया। अब एडजस्टमेंट, मैं एडजस्टमेंट को ब्लैक पेन से लिखता हूँ। लैंड वॉज सोल्ड फॉर ₹14 लाख। जितने भी एसेट हैं जब वो सोल्ड होंगे तो ऑपोजिट साइड जाएंगे। जैसे ये लैंड हो गई है सोल्ड, तो ये ऑपोजिट साइड मतलब इस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय, और सोल्ड होगी तो हमारे पास क्या आएगा कैश आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय कैश। ब्रैकेट में लैंड लिखना चाहो तो लिख दो। कितने की सोल्ड हुई 14 लाख। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 10 लाख की लैंड थी, 14 लाख की सोल्ड हो गई, तो 4 लाख का प्रॉफिट भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए। यही तो खास बात है डिसोल्यूशन के चैप्टर में। ज्यादा सोचो नहीं, जितना का सोल्ड हुआ उतना लिखो, प्रॉफिट या लॉस अपने आप आ जाएगा, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो कितने की सोल्ड हुई 14 लाख, तो आप एज इट इज 14 लाख लिख देंगे। अगर 4 लाख होता तो आप एज इट इज 4 लाख लिखते। एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं दो जगह जाएंगे। ये तो एक आपने एक साइड लिख दिया बाय कैश, दूसरे कौन से अकाउंट में ये इफेक्ट करेगा, देखो यहाँ पे कैश लिखा है तो मतलब ये कैश अकाउंट में इफेक्ट करेगा। तो आप जब इसके कैश अकाउंट में लिखेंगे तो ऑपोजिट साइड लिखेंगे, मतलब डेबिट साइड मैंने लिख दिया। 2 कहाँ से ये आ रहा है, रियलाइजेशन से आ रहा है, तो मैंने रियलाइजेशन ब्रैकेट में लैंड लिख दिया 14 लाख। जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे था तो वहां पे डेबिट साइड में आ जाएगा उसी अकाउंट का नाम। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बोलूं तो कुछ इस तरीके से जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड, बट लैंड को तो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन। इसी की लेजर पोस्टिंग अभी हम लोग ने की, कैश अकाउंट में डेबिट साइड की और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड की। तो फिलहाल आपको जनरल एंट्री नहीं पास करनी है, आपको डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनाना है। तो शॉर्टकट तरीका यही है, जिस साइड एसेट सोल्ड हो उसी के ऑपोजिट साइड लिख दो, और कैश में भी ऑपोजिट साइड लिख दिया जाएगा। स्टॉक सोल्ड हुए हैं 120% ऑफ बुक वैल्यू। पहले तो स्टॉक सोल्ड हुए तो मैंने यहां लिख दिया बाय कैश ब्रैकेट में स्टॉक 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स का मतलब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है 5 लाख, सोल्ड हुए इसकी 120%। 5 लाख का 120% जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 लाख आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 लाख। दूसरी साइड कौन से अकाउंट में इफेक्ट करेगा, कैश में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक 6 लाख। ये ट्रांजैक्शन या ये एडजस्टमेंट का मैटर हो गया खत्म। अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, मशीन वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर ₹5 लाख। अगर मशीन बिकती तो हम यहाँ पे लिखते बाय कैश, अगर मशीन किसी और ने ली है तो मैं उस पार्टी का नाम लिख दूं, बाय बी लिख दे रहा हूँ, बीस कैपिटल ही लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में मशीन। अगर ये सेल हुई होती तो बाय कैश होता, अदरवाइज कोई पार्टनर ले रहा है तो उस पार्टनर का नाम 5 लाख। दूसरा कौन सा अकाउंट में ये इफेक्ट होगा, बी के कैपिटल में होगा, तो बी के कैपिटल मैंने ऑपोजिट साइड लिख दिया टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में मशीन 5 लाख। इसका भी अकाउंट का काम हो गया खत्म। लिखा है क्रेडिटर्स वर पेड एट ₹4 लाख। अब देखो क्रेडिटर्स पे हुए हैं तो ये भी ऑपोजिट साइड आएगा, मतलब ये आ गया,
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पे हुए हैं मतलब कैश दिया गया है, तो टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स जितने से भी पे हुए हैं 4 लाख। प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, वो आखिरी में खुद ही अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरे कौन से अकाउंट में इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट में। ऑपोजिट साइड मैंने लिख दिया बाय रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 4 लाख। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इस चैप्टर में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हम लोग टॉपिक एक अगले वीडियो या एक दूसरे वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन को कैसे समझें। क्लास 11 में आपने सीखा था कि जब आप सैलरी पे करते थे तो एंट्री पास करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरीके से रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए तो उसकी एंट्री भी क्या होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश। ये यहां पे भी यही एंट्री होगी। तो रियलाइजेशन में टू कैश मैंने लिख दिया और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा एक्सपेंसेस 5000 के। और दूसरे कौन से अकाउंट में जाएगा? कैश में। तो मैंने कैश में लिख दिया ऑपोजिट साइड बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 5000 से। वैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अब सारे एडजस्टमेंट भी हो गए खत्म। एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान से सुन लो, जब भी सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाए हमेशा लायबिलिटी साइड देखो और ये देखो कि क्या सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई हैं। लायबिलिटीज में देखो क्रेडिटर्स, इसके बारे में ट्रीटमेंट था तो ये पे ऑफ हो गया है, बट बिल्स पेबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसको एज इट इज यहां पे लिख दो टू कैश ब्रैकेट में बीपी। ऐसा क्यों करते हैं? और सेम एज इट इज 3 लाख। ऐसा क्यों किया? एक एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा कि मुझे अपने पड़ोसी को 2 लाख रुपए देने थे। मैंने अगले दिन आके तुमको बताया मेरी कंपनी हो गई बंद, तो आपके मन में क्या आएगा कि इसकी कंपनी बंद हो गई और इसको जिसको जिसको पैसे देने थे इसने दे दिए होंगे। नॉर्मली यही एजम्पशन लेते हैं लोग। तो लायबिलिटीज के केस में आप यही एजम्पशन लेंगे कि कंपनी ने वही लायबिलिटी एज इट इज बुक वैल्यू पे ऑफ कर दी होगी। बट एसेट्स के केस में उल्टा होता है। अगर मैंने बोला कि मेरी मोबाइल फोन थी 10,000 की और आपको कुछ भी नहीं बताया कि मोबाइल फोन बिकी है या नहीं बिकी है, तो आप एजम्पशन करेंगे कि नहीं बिकी होगी। तो एसेट के केस में ऐसा एजम्पशन नहीं लेते हैं, ये इवन एजम्पशन लेते हैं कि वो एसेट इसका सेल ही नहीं हुआ होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो डेटर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम लोग इसके लिए यहां पे बाय कैश नहीं लिखेंगे। एसेट के केस में इसको छोड़ दिया जाता है, बट लायबिलिटीज में हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो पे ऑफ हो गई। अब जैसे ही इतना काम हो जाए तो जितने भी अकाउंट हैं उनको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सबसे पहले जब रियलाइजेशन का टोटलिंग करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे तो इस साइड टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड भी टोटल करेंगे, तो आप फाइंड करेंगे कि क्रेडिट साइड कम आ रहा है जो कि हमारा हो गया लॉस। ये लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 50,000 ईच का लॉस है क्योंकि टोटल है 1 लाख और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को 1:1, तो मैंने 50,000 ईच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये ए और बी में चला गया लॉस, तो दूसरा कौन सा इफेक्ट होगा? ये ए और बी के अकाउंट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस 50,000 ईच। अब पार्टनर्स कैपिटल को भी मुझे बैलेंस करना है, मतलब टोटलिंग करना है, तो जब मैं इसका भी टोटलिंग करूंगा दोनों साइड का सेम आना चाहिए, तो देखेंगे ये आ गया 7 लाख और इस साइड 6,50,000 मुझे टोटल लिखना पड़ गया। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर आप करेंगे कैश से। क्यों? क्योंकि जब कंपनी आपकी बंद हो रही है तो पार्टनर से जितना भी लेना देना है वो आप सब कुछ कैश में उनको ले दोगे, खत्म करोगे। अगर मुझे पार्टनर को पैसा देना है तो मैं पार्टनर को पैसा दूंगा, अगर मुझे पार्टनर से पैसा लेना है तो मैं उनसे पैसा ले लूंगा। ये 6,50,000 बेसिकली हम पार्टनर को पैसा दे रहे हैं। इसी तरीके से जब बी का फाइंड करेंगे तो बी का आएगा 1,50,000। इसका मतलब ये है कि हम लोग ने ए और बी को पैसा देके उनका अकाउंट कर दिया खत्म। 7 लाख टोटल।
अब क्योंकि यहाँ पे ये कैश है तो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट में कर दिया ट्रांसफर। तो ये आ गया यहाँ पे बाय ए बाय बी, 6,50,000 और 1,50,000। इसके बाद एक अकाउंट और बाकी खुला रह गया था, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको भी बैलेंसिंग फिगर करेंगे। टोटल कितना आना चाहिए 2 लाख और यहाँ पे भी मैंने 2 लाख मुझे लिखना है। इसका भी बैलेंसिंग फिगर किससे होगा, कैश से। बेसिकली हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैश से करते हैं और उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब आपका अकाउंट या आपका बिजनेस खत्म हो रहा है तो किसी को भी पैसे देने हैं या किसी से भी पैसे लेने हैं, वो ले दे के खत्म करो कैश में। तो पार्टनर से हम लोग ने लोन लिया हुआ था, अब हम उस पार्टनर को पैसा लोन का 2 लाख रुपए वापस देके अकाउंट उसका खत्म करें, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कैश का यूज किया। इसका भी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, कैश में होगा, ऑपोजिट साइड बाय पार्टनर्स लोन, या पार्टनर्स लोन की जगह बाय एज लोन लिखिए क्योंकि ए का लोन था 2 लाख। जब ये भी लिख लेंगे तो फाइनली कैश को बैलेंस करेंगे, और अगर कैश में दोनों साइड बैलेंस हो गया इसका मतलब है कि आपने आंसर सही किया है, आपने सॉल्यूशन सही किया है। और अगर ये कैश अकाउंट बैलेंस नहीं होता है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपने मिस्टेक की है। एडमिशन रिटायरमेंट के केस में हम लोग की बैलेंस शीट जैसे मैच होती थी, वैसे ही डिसोल्यूशन के केस में कैश अकाउंट मैच होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और नीचे एडजस्टमेंट्स होंगे। आप 4 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले सारे आइटम्स बैलेंस शीट के ट्रांसफर करेंगे कहीं ना कहीं जहां जहां वो जाते हैं। उसके बाद आप एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, और याद रखना बैलेंस शीट के सारे टर्म्स कहीं एक जगह जाते हैं जबकि एडजस्टमेंट के सारे ट्रांजैक्शन कम से कम 2 जगह जाते हैं, कभी कभी 3 जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर सकेंगे। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इस चैप्टर में जो जनरली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, या मशीन बिकी जरूर बट पूरी नहीं बिकी, आधी बिकी, आधी एक पार्टनर ने ली बाकी आधी बिक गई। कुछ इस तरीके से चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।